लेकिन इंडस्ट्री 4.0 कम से कम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में इसके बारे में आजकल हर फोरम पे इसमें चर्चा हो रही है, लेकिन इसको सही रूप में समझने के लिए बहुत जरूरी है कि इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि बिजनेस प्रोसेसेस भी इन्वॉल्व है और उससे लोगों को ये पता चला कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो रिपीटेड होती है नेचर में, उनको हम कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं, प्रोसेस को और ज्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सके, इसलिए उसको हम साइबर फिजिकल ओके, तो उसमें फिजिकल सिस्टम्स भी है और डिजिटल सिस्टम। तो दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है आपका वी सर्व के पॉडकास्ट सीरीज में। तो बहुत बहुत स्वागत है आज के हमारे गेस्ट डॉक्टर सुनील कुमार पांडे जी का। इससे पहले कि हम विषय को शुरू करें, जो बड़ा आजकल का जबरदस्त बर्निंग टॉपिक है इंडस्ट्री 4.0, इसके इम्प्लीकेशन इंडस्ट्री, एकेडमिया और पूरे बिजनेस इकोसिस्टम पे क्या पड़ रहे हैं, इसके एक्सपर्ट हैं डॉक्टर एस के पांडे। मैं डॉक्टर एस के पांडे भी बोल दूंगा, कभी कभी सुनील सर भी बोलूंगा, तो आप बुरा मत मानिएगा। सुनील पांडे साहब पीएचडी हैं कंप्यूटर साइंस में, डीएससी हैं कंप्यूटर साइंस में, डायरेक्टर हैं आईटी एंड यूजी आईटीएस मोहननगर गाजियाबाद के, जहां से हम ये आज सेशन आपके लिए लेकर के आए हैं। टेडेक्स स्पीकर हैं, बहुत सारे फोरम्स में रहते हैं, सीएक्सओ के चैलेंजेस, और ऐसा ही नहीं खाली पढ़ाई लिखाई और इंडस्ट्री की बात करते हैं, उसके गाने बजाने और क्रिकेट के प्रोग्राम में भी सर शिरकत करते हैं, भले ही कितना भी खेल पाए। मेंबर हैं एडिटोरियल कमेटी सीएसआई कम्युनिकेशन के, साथ में ही एक्स रीजनल कोऑर्डिनेटर हैं सीएसआई यूपी, दिल्ली, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, हरियाणा, पंजाब, और एक्स स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं सीएसआई ऑफ यूपी। इतना मेरा बताना काफी नहीं है, सिर्फ दो चीजें और बता रहा हूं कि 18 पेटेंट हैं सर के, काफी सारे कॉपीराइट्स हैं, बहुत सारे रिसर्च पेपर्स पब्लिश करते हैं, और बाकी 7 बुक उन्होंने लिखी हैं। उस बुक का भी जिक्र यदि सर इस दौरान करेंगे। और सबसे अच्छी बात है कि मुझे पता लगा कि सर कोई भी बुक जो लिखते हैं वो इंडस्ट्री के लोगों, स्टूडेंट्स और जो एकेडमिशियंस हैं उनके लिए लिखते हैं, उससे कोई रॉयल्टी नहीं लेते हैं। तो सुनील सर बहुत बहुत स्वागत है सर आपका हमारे इस शो में। तो पहले मैं जानना चाहूंगा कि सर आपने ये हमारा निमंत्रण स्वीकार किया, इसके पीछे क्या वजह थी? वी सर्व के साथ वैसे भी मैं पिछले काफी समय से आपके माध्यम से जुड़ा रहा हूँ, और जो इंडस्ट्री और एकेडमिक्स के बीच में ये हम जिस युग में जी रहे हैं, न तो एकेडमिक्स अपने आप में परिपूर्ण है और न तो इंडस्ट्री, और इसके बीच में जो गैप है उसको ब्रिज करने के लिए जो आप लोगों का इनिशिएटिव है, वो न केवल मुझे बल्कि हर वो व्यक्ति जो इसमें योगदान करना चाहते हैं, वो खुशी सहर्ष इस आपके प्रोग्राम में अपना योगदान करके अपने आप को गौरवान्वित महसूस करता है। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप इस प्रकार के इनिशिएटिव आप ले रहे हैं, क्योंकि आज के बच्चों में ये बहुत जरूरी है इस बात को समझना कि एक अपना यूनिवर्सिटी का या जो भी जिस कोर्स में भी हो, उनका अपना एक सिलेबस होता है, सिलेबस पढ़ना बहुत जरूरी है, बिकॉज सिलेबस लेज डाउन द सॉलिड फाउंडेशन टू टेक इट ऑफ। लेकिन ये भी एक सच्चाई है कि जब तक उस सिलेबस को सही कंटेक्स्ट में इम्प्लीमेंट करना नहीं आता, तो वैसे पाठ्यक्रम को पढ़ने का कोई बहुत ज्यादा फायदा नहीं होता है। इसको हम कहते हैं एम्प्लॉयबिलिटी। और आप लोगों का ये जो इनिशिएटिव है, जिस प्रकार से आप लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, मुझे पूरा विश्वास है कि ये इनिशिएटिव कहीं ना कहीं उस गैप को ब्रिज करने में बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अपना छोटा सा योगदान इसमें अपनी ओर से देना चाहता हूँ। पांडे साहब ने कॉन्टेक्स्ट में ही मेरे एक अगले सवाल को कवर कर दिया, लेकिन मैं पूछना चाहूंगा कि सर इंडस्ट्री 4.0 जैसे बज़वर्ड बन गया है और हर तरफ इसकी चर्चा चल रही है, क्या रियल मायनों में इंस्टीट्यूशंस, एजुकेशनल सोसाइटी या इंडस्ट्री इटसेल्फ आप जाते हैं, जैसे कि आज बताया आपने 2 दिन के दौरे पर थे, लेनोवो के रिसर्च सेंटर में गए थे, वहां आपका एक प्रेजेंटेशन था, तो कितना इसकी हवा चल रही है और कितना इसका रियल टाइम एप्लीकेशन लोग देख रहे हैं?
देखिए इंडस्ट्री 4.0 कम से कम मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर या इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एरिया में इसके बारे में आजकल हर फोरम पे इसमें चर्चा हो रही है, लेकिन इसको सही रूप में समझने के लिए बहुत जरूरी है कि हम इसकी जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है थोड़ा सा उसको भी हम समझने की कोशिश करें। सामान्य रूप में अगर आप लिटरेचर को देखेंगे तो हम ये देखते हैं कि 1750 के पहले प्राइमरली, चाहे वो यूरोपियन देश हो चाहे किसी भी आप स्थान का बात करें, लोकेशन की बात करें, ज्यादातर जगहों पे एग्रीकल्चर एक मेजर सोर्स होता था। ऑक्यूपेशन भी मान लें या जो लोगों का अपना इन्वॉल्वमेंट होता था वो इसी प्रोसेस में होता। लेकिन जब कोल का कोयला होता है या जो पानी है, आप देखें इसकी जो शक्ति है, इसका जो उपयोग है, जब इसके बारे में लोगों को पता चला तो लोगों ने अपनी छोटी मोटी एक्टिविटीज में उसको इन्वॉल्व करने का प्रयास किया। और 1760 के आसपास पहली बार ऐसा हुआ कि कोई चीज प्रोडक्ट तैयार करने में, प्रोड्यूस करने में किसी चीज को, इन सिस्टम्स को भी यूज किया गया जो कि पानी और इनके जो शक्ति है उसको उपयोग करके ऑपरेट करते, जिसको हम प्रथम औद्योगिक क्रांति का नाम देते हैं। फर्स्ट इंडस्ट्री 1.0 को कहते हैं जी। तो कहने का मतलब है कि एग्रीकल्चर से एक इंडस्ट्री रिवॉल्यूशन जो हमारा हुआ, जो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं, उसके बीच में जो ड्राइविंग फोर्स थी वो कोल, वाटर, इसका फोर्स, इसके बारे में लोगों को पता चला। उसके बाद करीब 100 साल तक ये चलता रहा। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई। जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तो फर्स्ट इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन में ज्यादातर जो काम होते थे वो मैकेनाइज्ड थे। अब इंडस्ट्री 2.0 में इलेक्ट्रिसिटी आने के बाद मास प्रोडक्शन पे फोकस शिफ्ट हो गया। तो एक टेक्नोलॉजी शिफ्ट था। पानी, कोयला, बाकी जो चीजें थी उनसे हट करके इलेक्ट्रिसिटी, गैस, सारी चीजों। उसके बाद 1950 के आसपास जब ये कंप्यूटर सिस्टम्स और ये सारी चीजें जब इनका एक कॉमर्शलाइजेशन शुरू हुआ और कॉमर्शियल डिप्लॉयमेंट शुरू हुआ तो लोगों ने कंप्यूटर्स को भी बिजनेस प्रोसेसेस में इन्वॉल्व किया। और उससे लोगों को ये पता चला कि बहुत सारी एक्टिविटीज ऐसी हैं जो रिपीटेड होती है नेचर में, उनको हम कंप्यूटर सिस्टम्स के थ्रू ऑटोमेट कर सकते हैं। और वो जो ऑटोमेशन प्रोसेस था उसने पूरी तरीके से जो कन्वेंशनल तरीका था बिजनेस परफॉर्म करने का, बिजनेस प्रोसेसेस का, उसको पूरी तरीके से इसने चेंज कर दिया। उसको हम कहते हैं इंडस्ट्री 3.0। इंडस्ट्री 4.0 का आप देखेंगे जिक्र लगभग 2011 के आसपास देखता है। और उसमें जो मुख्य कारण जो थे इंडस्ट्री 4.0 को अडॉप्ट करने के, एक तो उस समय IoT के बारे में लोगों ने जानना शुरू कर दिया था, बात करना शुरू कर दिया था। बिग डेटा जैसे प्लेटफॉर्म की बात होनी शुरू हो गई थी। लोगों ने क्लाउड टेक्नोलॉजी के बारे में भी बात करनी शुरू कर दी थी। और एक नेटवर्क, जो कॉम्प्लेक्स नेटवर्क्स हैं, उनको किस तरीके से मैनेज किया जाए, किस तरीके से इफेक्टिव तरीके से यूज किया जाए, उसके बारे में लोगों को जानकारी मिलेगी। तो लोगों ने प्रयास ये शुरू किया कि क्या हम किसी तरीके से जो फिजिकल सिस्टम हमारे, उन फिजिकल सिस्टम्स को साइबर सिस्टम्स के साथ इंटीग्रेट करके कुछ हम ऐसा क्रिएट कर सकते हैं जहां पे बिजनेस प्रोसेसेस को और ज्यादा इम्प्रोवाइज किया जा सके। इसलिए उसको हम साइबर फिजिकल कहते हैं। तो उसमें फिजिकल सिस्टम्स भी है और डिजिटल सिस्टम भी। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिजिटल आल्सो। और एक नया शब्द मुझे जानने के लिए मिला, फिजिकल, मतलब फिजिकल और डिजिटल का एमलगेशन। और उसमें जो इंपॉर्टेंट चीजें थी, जो लोगों को बेनिफिट दिख रहा था, एक तो इंटरऑपरेबिलिटी कि सिस्टम जो थे वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स के सिस्टम एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते बिकॉज ऑफ इम्प्रोवाइज्ड नेटवर्क सिस्टम्स। दूसरा, रियल टाइम डेटा को कैप्चर करना, उसको कैसे प्रोसेस करें, ये भी बहुत महत्वपूर्ण चीज हुई इस। और फिर इंडस्ट्रियल IoT के बारे में हम लोग जानते हैं कि IoT एक ऐसा सिस्टम जिसको इंटरनेट ऑफ थिंग्स कहते हैं। थिंग्स का मतलब कोई भी डिवाइस जो इंटरनेट में कनेक्ट हो सके और कम्युनिकेट कर सकते विदाउट डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ऑफ ह्यूमन बीइंग। दिस इज कॉल्ड IoT। अब IoT हमारे देखते हैं हमारे अपने घरों में, हमारे डोमेस्टिक रिक्वायरमेंट के लिए भी यूज होता है। आजकल हम देखते हैं कि जैसे बड़ा कॉमन सी बात लोग करते हैं कि आपके पास आपके जो घर का फ्रिज है, आपका घर का ओवन है, आपका टेलीविजन है, ऐसी बहुत सारी डिवाइसेज हैं। आपकी कार में जो एयर कंडीशन इंस्टॉल्ड है, वो एयर कंडीशन, ऑल दीज डिवाइसेज आर कनेक्टेड विद ईच अदर एंड कम्युनिकेटिंग। कि आप अपने घर, अपने रूम से, मतलब फ्लैट से आप निकल करके चले, आपको
आपकी बॉडी के टेम्परेचर के हिसाब से वो उस कार के अंदर का टेम्परेचर मेंटेन होने में सपोज इट टेक्स 2 minutes. So the moment you start from your flat, it computes how much time it will take to reach to the car. And exactly 2 minutes prior to reaching to the car, automatically your air conditioner of the car gets switched on. And it will start cooling. By the time you reach there, आपकी कार का जो तापमान है वो आपकी बॉडी के हिसाब से maintain तो होता इसको है। यदि सामान्य भाषा में पांडे जी मैं बताऊं दर्शकों के लिए, तो जो जैसे आजकल जबरदस्त गर्मी दिल्ली एनसीआर में चल रही है और साथ में लोग कभी एसी में आते हैं, एसी से बाहर निकलते हैं, तो जो सर्दी खांसी लोग जनरली पकड़ लेते हैं, इसका मतलब आईओटी का पूरा यूज यदि लोग करने लगेंगे तो शायद ये समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए हमारा जो जो मनुष्य का शरीर है उसमें बहुत सारे पैरामीटर्स, बहुत सारे कारक हैं जो इन चीजों को जन्म देते हैं। तो अभी उसमें ये शोध का विषय है कि क्या हम किसी तरीके से आईओटी बेस्ड सिस्टम में ह्यूमन बॉडी का जो टेम्परेचर है और बाकी जो चीजें हैं, बाकी जो फैक्टर्स हैं, क्या उन फैक्टर्स को किसी तरीके से लेकर हम उसको ऐसा अलाइन कर सकते हैं कि उस जो टेम्परेचर है वो मेंटेन हो। शोध का विषय है, लेकिन निश्चित रूप से एक ऐसी दिशा है जिसके बारे में जरूर हमारे जो शोधार्थी हैं उसके बारे में सोच रहे हैं, कुछ न कुछ करने का प्रयास कर रहे हैं इसके बारे में। मेरा सिर्फ ये कहना था कि जो इंडस्ट्री 4.0 इंडस्ट्री 4.0 में ये 4 पैरामीटर इंटरऑपरेबिलिटी, रियल टाइम डेटा कलेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी, ये सिस्टम फ्लेक्सिबल, ये कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जो बिजनेसेस को कहीं ना कहीं पॉजिटिव रूप में इम्पैक्ट करते हैं। इसीलिए उस आईओटी को फर्दर लोगों ने एनहांस किया और उसको हम इंडस्ट्रियल आईओटी कहना शुरू कर दिया हमने कि जो किसी एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस किसी बिजनेस का जो होता है उस प्रोसेस को कितना ही सपोर्ट कर सकता है, इम्प्रोवाइज कर सकता है। तो इंडस्ट्री 4.0 निश्चित रूप से जिस प्रकार की चाहे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, मशीन लर्निंग है, डीप लर्निंग है, बिग डेटा है, क्लाउड कंप्यूटिंग के बारे में बात करते हैं हम लोग, एज टेक्नोलॉजी के बारे में हम लोगों ने बात करना शुरू किया है और इनका सही उपयोग आप देखते हैं आजकल रोबोटिक ऑटोमेशन और इन चीजों के रूप में हमारे पास आ रहा है, हमारे सामने दिख रहा है। तो निश्चित रूप से इंडस्ट्री 4.0 एक उस डायरेक्शन में हमें लेकर के जा। तो पांडे साहब आपने बताया कि जैसे ये सब टेक्नोलॉजी और मैं जब देखता हूँ कि आप ब्लॉकचेन, आईओटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लैंग्वेज, क्लाउड कंप्यूटिंग, क्या ये कुछ स्पेसिफिक लोगों के लिए ही रह गए हैं शब्द, या जो इंडस्ट्री आज हमारे जो लोग इसको देखेंगे इस पॉडकास्ट को, शायद वो आईटी हेड हो, वो टेक्निकल इंचार्ज हो, एक कॉलेज के आईटी एडमिन हो या कुछ हो, या सीआईओ लेवल के भी हो, तो उनके लिए ये इंडस्ट्री 4.0 का वास्तव में क्या महत्व है? बहुत महत्व है। आप देखें कोई भी जो इस प्रकार की लीडिंग भूमिका में होता है, जिसके ऊपर पूरी संस्था का दायित्व होता है, चाहे वो एकेडमिक्स में हो, चाहे वो बिजनेसेस में, अल्टीमेटली उनको सिस्टम्स की अवेलेबिलिटी एक सेफ मोड में, सिक्योर एनवायरनमेंट में, ऑन टाइम प्रोवाइड कराना। ना ये जो कहने के लिए वाक्य है बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखें हर रोज कोई ना कोई ऐसा चैलेंज आता है जहां पर कि आज के जो सीएक्सओज हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए स्ट्रगल कर रहे हैं तमाम तरीके, स्पेशली साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में। अगर आप देखें साइबर सिक्योरिटी के फील्ड में आए दिन रैंसमवेयर अटैक्स होंगे, बहुत सारे मालवेयर्स हैं, बहुत सारे नेटवर्क अटैक्स हैं जो हमेशा उस पूरे नेटवर्क इन्वायरमेंट के या उस बिजनेस या उस ऑर्गेनाइजेशन का जो नेटवर्क होता है उस नेटवर्क को क्रैक करने की कोशिश करते रहते हैं डिफरेंट तरीके से। ना ये इंडस्ट्री के जो लोग रिस्पॉन्सिबल लोग हैं, सीएक्सओज हैं, इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू एंश्योर दैट दे मेंटेन अ रिलायबल सिस्टम व्हिच इज अवेलेबल 24/7 without compromising with the quality of service. This is what the biggest challenge is. Now, विशेष तौर से कौन सी इंडस्ट्री आपको लगता है कोई भी इंडस्ट्री, ये बैंकिंग, फाइनेंस या उन्हीं के लिए है, या मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, सर्विसेज कंपनी? across the board. अब अगर वो चैलेंजेस को, क्योंकि सिक्योरिटी का चैलेंज तो सबके लिए, चाहे बैंकिंग इंस्टीट्यूशन हो, चाहे वो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस हैं या कोई मैन्युफैक्चरिंग ऑर्गेनाइजेशन, इवन एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस आर नॉट एक्सेप्शन टू दिस, जो लास्ट अभी कुछ समय में जिस तरीके के अटैक्स हुए। तो ये बहुत जरूरी है कि जो सीएक्सओज हैं वो कंटिन्यूसली अपने आप को अपग्रेड करें। आप देखें, मैं आपको बड़ा एक इंटरेस्टिंग डेटा आपसे शेयर करना चाहूँगा। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की एक मीटिंग हुई थी
उस वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की मीटिंग में एक सेशन होता है जिसमें कि ग्लोबल लीडिंग कंपनीज के जो सीईओज होते हैं, जो उनके मुखिया हैं, वो उस मीटिंग में पार्टिसिपेट करते हैं एंड वो ये डिस्कस करने की कोशिश करते हैं कि अगले साल, 2 साल, 5 साल में इन व्हाट डायरेक्शन इंडस्ट्री इज लीडिंग, प्रोडक्शन करते हैं या उसी पे बिजनेस प्रोपोजिशंस बनती हैं and what kind of challenges, what kind of skill set will be required and what kind of challenges होंगे। बड़ा इंटरेस्टिंग उसमें से जो ऑब्जर्वेशन डिलॉयट ने उसको नोट डाउन किया था, उसको समराइज किया था। उन्होंने यह कि अगर जिस तरीके से टेक्नोलॉजी चेंज हो रही है, प्लेटफॉर्म चेंज हो रहे हैं, जिस तरीके से नई चीजें हो रही हैं, अगर अपने आप को लगातार जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं अपने आप को अपडेट नहीं करते हैं, तो नेक्स्ट 5 to 6 year time down the line, around 45% people will be losing their jobs. तो पांडे जी, इसका मतलब ये है जो लोग 2, 4, 5, 10 साल किसी जॉब पा लिए हैं या कर रहे हैं, they also need to upgrade their Absolutely. This is what exactly it mentions, and same NASSCOM also conducted its own research. NASSCOM ने भी predict किया कि जिस तरीके से चीजें बदल रही हैं, जिस तरीके से नई टेक्नोलॉजी आ रही है, नई चैलेंजेस आ रहे हैं, जिस तरीके से नई चीजें इंट्रोड्यूस हो रही हैं, उसमें अगर आप अपने आप को अपग्रेड नहीं करते, तो इन नेक्स्ट 4 to 5 years डाउन द लेन 40% पीपल विल लूज देयर जॉब्स। तो तरीका क्या है? तरीका सिर्फ ये है कि आल्विन टॉफलर की बड़ी अच्छी सेइंग है, लर्न, अनलर्न एंड रीलर्न। आज के हिसाब से मुझे बहुत पसंद है सर, और मैं भी अपने प्रोग्राम्स में ये यूज करता हूँ। तो आज के कंटेक्स्ट के हिसाब से आप सीखिए, फ्यूचर की ओर देखिए। टाइम जब चेंज होगा तो दिस थिंग मे नॉट बी रेलिवेंट दैट मच, so you will have to forget what you have learned and then find out what the new thing is coming up and learn. जब तक ये चीज नहीं होगी, जो लोग इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हैं, उनके लिए चैलेंज बहुत बड़ा दिन 4 से 5 साल में है। और इसके सिर्फ एक तरीका है, टेक्नोलॉजी आइडेंटिफाई करें, ऐसे लोगों को अप्रोच करें जो उस टेक्नोलॉजी में उनकी एक्सपर्टीज है, कॉम्पिटेंस है, जो उनको हेल्प कर पाए लर्निंग प्रोसेस में। क्योंकि देखिए, नो कोड हम देखते हैं, ऐसा लगता है 2-3 साल में अब कोडिंग के लिए लोगों की जरूरत ही नहीं होगी। नाउ जो हार्ड कोडर है, उनमें से मेजॉरिटी विल बी लूजिंग देयर जॉब्स इफ दे डू नॉट अपग्रेड देमसेल्व्स। तो जो ऐसे अच्छे ट्रेनिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो लोग हैं जो इस टेक्नोलॉजीज को लगातार लर्न कर रहे हैं, डिसेमिनेट कर रहे हैं इंफॉर्मेशन, ऐसे लोगों का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड इट इज हाई टाइम जब बिजनेसेस और ऐसे लोग हाथ एक दूसरे का हैंड होल्डिंग करें एंड ट्राई टू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर। दैट इज द ओनली वे थ्रू व्हिच पीपल विल रिमेन रिलेवेंट, अदरवाइज टाइम विल मेक देम इररिलेवेंट। बहुत अच्छी बात बताई सर ने, लर्न अनलर्न। सो पांडे साहब, जैसा आपने बताया कि सभी को रीस्किल होने की जरूरत है, तो बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट विषय है। मुझे एक बात लगती है कि क्या इन सब चीजों का ध्यान एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस भी रख रहे हैं, या वो ट्रेडमिल पे भाग रहे हैं कि नई बुक आ गई, नई टेक्नोलॉजी आ गई, बोर्ड पे लिख दिया, प्रैक्टिकल नॉलेज लोगों को मिल रही है, नहीं मिल रही? क्योंकि आप इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं, तो हाउ यू टेक अप दिस? बहुत बड़ा चैलेंज, और आपने बिल्कुल कहते हैं दुखती रग पे हाथ रखना। सबसे बड़ा चैलेंज आज का फैकल्टी की क्वालिटी, कि जिस तरीके के जो सिलेबस हमारा 5 साल 10 साल पहले हुआ करता था, आज के सब्जेक्ट्स देखें, उन सब्जेक्ट्स की फैकल्टी नहीं है। अब लोग जनरली करते क्या है कि बिना बैकग्राउंड को जाने नई, अब जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग है, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन है, क्लाउड टेक्नोलॉजी है, बिग डेटा है, एज कंप्यूटिंग है, ना दुर्भाग्य है कि इन चीज़ों के बारे में एक जिसको कहते हैं प्रैक्टिकल एक्सपोजर, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस बहुत कम फैकल्टी मेंबर्स को है, जो खुद अपने आप को अपडेट करना चाहते हैं, जिनका मुझे कोई इसमें संकोच नहीं स्वीकार करना, नहीं, जिनका नंबर बहुत कम है। उसके कारण क्या हो रहा है कि जो हमारा स्टूडेंट है, जो युवा है, जो आज स्टूडेंट का एडमिशन लेता है, एडमिशन लेने के बाद वो पढ़ाई करता है, वो किताब तक तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे उन कॉन्सेप्ट्स को प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है रियल एनवायरनमेंट में, वो अपने आप को ठगा महसूस करता है, क्योंकि उसने कभी किया नहीं है। और ये संभव ही नहीं है एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के लिए कि हर एक टेक्नोलॉजी के लिए एक्सपर्ट को यूज करना, क्योंकि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस का पर्पज एक है, जिनका पर्पज है एक सॉलिड फाउंडेशन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क तैयार करना, जिसके अंदर रह करके वो आगे का काम करें। तो क्या जैसे इंस्टीट्यूशंस जो हैं, जैसे इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स की मदद भी लेते हैं, या
they are reliant only on their own stuff facilities. इंडस्ट्री एक्सपर्ट बड़ा एक ऐसा शब्द है जो मोस्ट अब्यूज हुआ है, अच्छा। क्योंकि इंडस्ट्री एक्सपर्ट अगर कोई आता है तो किसी चीज को सीखना समझना एक चीज है, और उन स्किल्स को किसी के अंदर इम्बाइव करना वो एक दूसरी चीज। ट्रांसलेशन, उसको ट्रांसफर ऑफ इम्प्लीमेंट, ट्रांसफर ऑफ स्किल्स, उसके लिए उन लोगों की जरूरत है जो वास्तव में दिन रात इस प्रक्रिया में सम्मिलित है। जैसे कुछ इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे आपका खुद का अपना इनिशिएटिव है कि जहाँ पे लोग जो इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उनका पूल आपके पास है। एकेडमिक इंस्टीट्यूशन के पास स्टूडेंट है जिनके पास कंसेप्चुअल फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग है। अब अगर एकेडमिक इंस्टीट्यूट और इंडस्ट्री अगर एक दूसरे के साथ हाथ अगर मिलाएं, हैंड होल्डिंग करें, तो स्टूडेंट्स को वो मिल सकता है जो वो चाह रहे हैं, उनको स्किल्स मिल सकती है, और वो स्किल मिलेगी उनके थ्रू जो वास्तव में उस टेक्नोलॉजी को समझ रहे हैं, उस टेक्नोलॉजी को प्रैक्टिस कर रहे हैं, इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इंडस्ट्री को क्या मिलेगा, आपको क्या मिलेगा, एक रेडी टू डिलीवर प्रोडक्ट मिलेगा, स्टूडेंट मिलेगा रिसोर्स, जिसको हम रिसोर्स की जरूरत हर समय है, और रिसोर्स की रिक्वायरमेंट हर जगह। हर जगह। तो एक जो डिस्कनेक्ट है एकेडमिक्स और इंडस्ट्री में, उसको ब्रिज करने का सिर्फ एक तरीका है कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस और आप जैसे लोग एक दूसरे के साथ हैंड होल्डिंग करें। जब तक ये नहीं होगा तब तक इस गैप को ब्रिज कर पाना मुझे बहुत कठिन है, बहुत मुश्किल। तो क्या इंडस्ट्री 4.0 के आगे की भी कुछ कहानी शुरू हो गई है क्या? अभी लोगों ने इंडस्ट्री 5.0 के बारे में बात करना शुरू कर दिया है। और हम कहाँ जी रहे हैं इंडिया की? यदि हम ऑर्गेनाइजेशंस को देखें तो आर दे रेडी टू टेक अप दैट? भारत एक बहुत बड़ा देश है, और इसके इस विस्तृत क्षेत्र के कारण डिफरेंट जो वर्टिकल्स हैं जिसमें बिजनेसेस ऑपरेट कर रहे हैं, सबके लिए कुछ कुछ है। लेकिन एक चीज जो सब में कांस्टेंट है कि हर एक के लिए रिक्वायर्ड स्किल्स बदल रहे हैं, हर एक के लिए टेक्निकल कॉम्पिटेंस का लेवल बदल रहा है, हर एक के लिए सिस्टम्स को इम्प्रोवाइज करना जरूरी है, इसलिए उनको टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करनी पड़ेगी। तो जब वो टेक्नोलॉजी अडॉप्ट करेंगे, सिस्टम को इम्प्रोवाइज करेंगे, तो उसके लिए उस नई चीज को इम्प्लीमेंट करने वाले कहाँ से आएंगे? उसके लिए तो कॉलेज से आएगा। कॉलेज के बच्चे को अगर प्रैक्टिकल एक्सपोजर नहीं है तो वहाँ पे वो काम नहीं कर पाएगा। तो नुकसान किसको होगा? एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस को, बिकॉज ऑफ नॉन एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ स्टूडेंट्स, एंड इंडस्ट्री बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्किल्ड रिसोर्स। तो ये बहुत जरूरी है इसमें, और जब तक इसको गंभीरता से बैठ करके इस बारे में नहीं सोचा जाएगा, इसका हल मिलना मुश्किल है। इसीलिए आप किसी भी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन को देखें, हर ऑर्गेनाइजेशन अब स्किल इंप्रूवमेंट के ऊपर काम करती है। वो इंस्टीट्यूशंस के पास जाते हैं, इंस्टीट्यूशंस को बता रहे हैं कि फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स क्या हैं, आप किस तरीके के रिसोर्सेज आपको बनाने हैं, और वो रिसोर्स कैसे बिल्डअप किया जाए, उसमें आप जैसे लोग हेल्प कर रहे हैं। तो पांडे साहब, मुझे यदि इसका पूरी कन्वर्सेशन को समराइज करना हो तो एक सलाह आप क्या देना चाहेंगे जो हमारे व्यूअर्स इसको देख रहे हैं? कीप क्लोज वॉच ऑन द हैपनिंग्स अराउंड यू। आपके आसपास जो हो रहा है उस पर नजर रखें। ये समझने की कोशिश करें कि कल की डिमांड क्या है, आज की नहीं, कल की डिमांड क्या है, और उसमें आप अपने आप को कहाँ पाते हैं, और गैप एसेस करने के बाद उस पर अपना एफर्ट लगाएं। यही एक तरीका है जो जब स्टूडेंट पास आउट होगा, क्योंकि आप देखें आगे के स्टूडेंट फर्स्ट ईयर में, आज अगर वो टेक्नोलॉजी सीखना शुरू करेगा, 4 साल के बाद जब वो पास आउट होगा तब तक टेक्नोलॉजी बदल चुकी है। तो एक फोर्स ही करना, और फिर लगातार नई चीजों के बारे में जिज्ञासा रखना समझने की, और अपने आप को अपग्रेड करते हैं, यही समय की मांग है। सो ये थे प्रोफेसर सुनील पांडे हमारे साथ आज, जिनसे इंडस्ट्री 4.0 के अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस के बारे में बात हुई। साथ में ये भी पता लगा कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को और ऑर्गेनाइजेशंस को कैसे इस गैप को ब्रिज करना है, और इंडस्ट्री के लोगों को भी सर ने जो बताया, एक मंत्र दिया, बी क्यूरियस, अनलर्न, रीलर्न एंड लर्न। जो पूरी एक बात सर ने बताई, मुझे लगता है कि जो भी लोग इस एपिसोड को देखेंगे, ऑन डिमांड भी देख सकते हैं, उनके लिए एक बड़ी सौगात होगी। तो हमारे साथ बने रहिए, अगले इशू में मिलेंगे, अगले पॉडकास्ट में किसी नई शख्सियत के साथ। देखते रहिए वी सर्व पॉडकास्ट।